हुजूर, इतनी बेसब्री है खबर देने की। खुश खबर हुजूर, खुश खबर। सौदागर आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, शैतान गया और फरिश्ता आ रहा है। और हीरे जवाहरात का खजाना लेकर। देखिए। आइए आइए, पधारिए मियां करीम खान, तशरीफ रखिए। आदाब। आदाब। माताश्री, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। इन पर गुस्सा मत कीजिए, बेचारे डर जाते हैं। बहुरानी, आपको हमारा गुस्सा दिख रहा है, अनुशासन नहीं दिख रहा। माताश्री, आप जब कभी भी माँ बनेंगी तब आपको बेटे का असली प्यार समझ में आ जाएगा। महाराज ने सबको ऐसे अचानक से दरबार में बुलाया, कोई खास वजह? यहाँ किस वजह से बुलाया गया मुझे भी पता नहीं। कुछ तो आवश्यक बात जरूर होगी, उसके बिना ऐसे तत्काल बुलावा नहीं आता। आपको तो पता होगा। हमें? नहीं तो? शायद मुहिम के बारे में ही होगा। हमें भी ऐसा ही लग रहा है। महाराज को मुहिम के बारे में बातचीत करनी होगी। भिवंडी जाने वाले हैं ऐसा कह रहे थे, परंतु बात क्या है वो तो महाराज के आने पर ही पता चलेगी। देखिए, हमने आपको इतनी जल्दी में बुलाया, इसकी एक वजह है। आदरणीय वेदो नारायण आचार्य गागा भट्ट जी का रायगढ़ पर आगमन हो रहा है। गागा भट्ट जी? जी हाँ। लेकिन अचानक कैसे आ रहे हैं? वो हमारे लिए भी एक पहेली है। आचार्य गागा भट्ट ऐसे अचानक से रायगढ़ क्यों आ रहे हैं, परंतु उसके पीछे एक खास वजह तो जरूर होगी। महाराज, आचार्य गागा भट्ट जी आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक खुशी की बात तो है। उनका आना, रहना, घूमना, बोलना किसी त्योहार से कम नहीं है। हाँ, मतलब आचार्य जी आ जाएंगे और उनके पीछे पीछे खुशहाली भी आ जाएगी। परंतु महाराज जी, आप तो मुहिम के लिए जाने वाले थे ना? हमने हमारी मुहिम को थोड़ा आगे कर दिया। एक बार आचार्य जी के मन की बात हमें मालूम पड़ जाए, उसके बाद हम मुहिम की तैयारी करेंगे। हाँ, पर तब तक शंभू राजा, आचार्य जी के आगमन की सारी जिम्मेदारी हम आप पर सौंप रहे हैं। जी। उनका आना, उनकी सुरक्षा, उनका विश्राम कक्ष, उनका भोजन, ये सब आपकी निगरानी में ही होगा। किसी को अगर कोई कमी दिखाई दे तो वो शंभू राजा को बताइए। जैसा आप कहें महाराज। माताश्री, आपको खबर मिली ना? हमारे सुनने में आ गया है। साक्षात काशी पधार रहे हैं रायगढ़ पर। किले पर हर जगह खुशी छाई हुई है और किले को पूरी तरह से सजा दिया गया है। आचार्य जी के आने की और उनके रहने की सारी जिम्मेदारी युवराज को दे दी गई है। ये तो अच्छा हुआ। परंतु माताश्री, आचार्य जी के इस तरह अचानक आ जाने की वजह समझ नहीं आई। हमें भी इस बात की कोई कल्पना नहीं है, और उनका यहाँ पर आने का अभिप्राय क्या है वो भी हमें नहीं पता। पर वेदो नारायण जी के दर्शन हो जाएंगे, इसमें ही सब कुछ आ गया। बहुरानी, कितने साल हो गए हैं राज्य अभिषेक होकर, पर आज भी हमें सारी बातें अच्छी तरह याद हैं। हम ऐसे सिंहासन के बगल में ही खड़े थे। वो भव्य सिंहासन, वो सुंदर सी मेघडंबरी, और तश्तरी में सोने का कील लेकर खड़े हुए दत्ताजी पंत। गागा भट्ट जी ने उस सोने के कील को महाराज के हाथ में दिया। महाराज चांदी की सीढ़ियों पर चढ़ गए। फिर मेघडंबरी की छत में उन्होंने उस सोने के कील को सोने के हथौड़े से ठोक दिया। वो तो स्वर्ण शाम ही थी, और गागा भट्ट जी के मुंह से पहला मंत्र रायगढ़ पर सुनाई दिया, ओम स्वस्ति श्री। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब जब कभी भी हम मंदिर में जाते हैं तब
गागा भट्ट जी की आवाज सुनाई दे रही है, ऐसा एहसास होता है। और अब वो प्रत्यक्ष आ रहे हैं। ये नियति का ही तो खेल है ना। सचमुच इतने बड़े आचार्य जी आ रहे हैं, कोई बड़ी वजह ही होगी। कोई वजह तो जरूर होगी। हमारा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा। मेरा भी। जब से सुना है तब से मन में हजारों सवाल उठे हैं। पहला सवाल, गागा भट्ट रायगढ़ क्यों आ रहे हैं? दूसरा सवाल, गागा भट्ट रायगढ़ क्यों आ रहे हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल यही है। पर ऐसे अचानक से क्यों आ रहे हैं वो? अचानक कैसे आ सकते हैं? कोई ना कोई बात तो होगी। ऐसे कैसे आ सकते हैं गागा भट्ट? और इतनी जल्दी आने के लिए? काशी क्या इतनी नजदीक है? लेकिन महाराज ने उनके आने का कारण कुछ नहीं बताया। महापूजा या फिर दक्षिण दिग्विजय के लिए निकलने से पहले कोई समारोह वगैरह? मुझे लगता है महाराज को शायद अपना उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। अनाजी पंत जी, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। अगर उसी कारण से गागा भट्ट का आना हो रहा होगा तो हमें सावधानी बरतनी होगी। हम सावधानी बरत कर क्या करेंगे? महाराज जी को जो करना है वो तो करेंगे ही ना। उससे पहले ही हम मौका पाकर गागा भट्ट से मिलते हैं। सुनिए मोरोपंत, उत्तराधिकारी अगर घोषित होने वाला होगा तो वो हमारी बात सुनने वाला चाहिए। जी हाँ, पर ये बात हमें महाराज जी को अवश्य बतानी होगी। महाराज को तो बतानी ही होगी, लेकिन गागा भट्ट के माध्यम से बताएंगे। हम दवा पिलाएंगे तो कड़वी लगेगी और वैद्य पिलाएगा तो उसका परिणाम बेहतर होगा। वाह, मैं सहमत हूँ। हमने अगर अपने प्रयोजन को गागा भट्ट जी के जरिए उनको बताएं तो हमारी सारी समस्याएं खत्म, ऐसा समझिए। प्रणाम महारानी। बाहर पंत चिटनीस आए हैं, उन्हें बैठने के लिए कहिए, हम आते हैं। जी महारानी। महारानी आ रही हैं। हमारा संदेश मिला आपको? जी महारानी। क्या लेंगे आप? शरबत लेंगे या छाछ? आपने हमसे पूछा, यही बहुत है हमारे लिए। हमारे लिए कोई आदेश होगा तो बता दीजिए। आदेश वगैरह कुछ नहीं, परंतु किले पर बातें शुरू हुई है। गागा भट्ट जी आ रहे हैं, इसलिए मन में विचार आ गया, अगले कुछ दिनों में किले पर कोई समारोह तो नहीं है या उसकी संभावना भी नहीं है। फिर गागा भट्ट जी क्यों आ रहे हैं? मतलब कुछ जरूरी बात होती, कुछ अंदरूनी बात होती तो महाराज हमसे छुपाते ही नहीं। जी हाँ, वो तो है ही। फिर ये बात हमसे क्यों और कैसे छिपी रही? वो हमें कैसे पता होगा? इसका मतलब गागा भट्ट जी का आने का प्रयोजन बहुत ही गुप्त है। हाँ? हाँ, मतलब नहीं। अच्छा हमें बताइए, महाराज जी के सारे खत खलीते ये आप ही के द्वारा जाते हैं ना? हाँ। पिछले 1-2 महीनों में आने जाने वाले सिपाहियों में काशी के लिए कोई खत लेके गया है क्या? नहीं महारानी जी। कहीं जल्दबाजी में लिखा गया हो और बात बता नहीं रह गई हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। ठीक है, फिर हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। आदेश समझें तो भी चलेगा। गागा भट्ट जी के यहाँ आने का कारण जब भी आपको पता चलेगा
आप तुरंत हमारे महल में हाजिर हो जाइएगा। जी जी महारानी जी। महते क्षत्राय महते अधिपत्याय महते जान राज्याय केशवो भरदूर राजा सहस्य माकम प्रजा नाम राजय। गागा भट्ट जी, आचार्य गागा भट्ट जी। और गागा भट्ट जी का नाम सुनते ही हमें राज्य अभिषेक के दिन की याद आती है। याद आ जाती है वो विजय यात्रा। क्या हुआ था तब? हमें कुछ याद नहीं है। आप तब बहुत छोटे थे। हम छोटे थे इसीलिए तो पूछ रहे हैं। हमारे पिताश्री पहली बार सिंहासन पर बैठे थे। गागा भट्ट जी ने बहुत मेहनत की थी, रात रात भर जागे थे। राज्य अभिषेक की सैकड़ों विधियां, और हम उनके साथ ही थे। कभी कनिक नीति पढ़ते थे, कभी विदुर नीति पढ़ते थे। मनुस्मृति, आज्ञावल्क्य, वशिष्ठ, अंगिरा, नारद, कितनी स्मृतियां हमारी आंखों के सामने से जाती थी। और दूसरी ओर 32 मन सोने का सिंहासन तैयार हो रहा था। अलग अलग प्रकार के हीरे, मोती, माणिक, पाचू, पुष्कराज, पोवड़ा, गोमे, नील, पद्मावन में उत्पन्न होने वाले विदुरिया, हिमालक, मौतिक, श्रीकटक, ऐसे बहुत सारे रत्नों से बना हुआ सिंहासन। हमने उसे देखा है। फिर वो कारीगरों ने सिंहासन के अगल बगल में एक एक ऐसे 800 वर्ण स्तंभ खड़े कर दिए। कभी कभी हम भी जाते थे पिताश्री के साथ उन कारीगरों की सुवर्ण छावनी में। कभी कभी गागा भट्ट जी के साथ भी जाते थे। उस सुवर्ण स्तंभ पर पंछी, पत्ते, फूल, पेड़ पौधे बनते हुए देखे हैं हमने। सच में? जी हाँ, गागा भट्ट जी ने हमारे सामने ही उन सुवर्ण स्तंभ के पैरों पर वृषभ, मार्जार, लकड़बग्गा, बाघ, शेर, इनकी तस्वीरें निकालने के लिए कहा। कितनी खुशियां देकर गया था ना वो साल। आज भी उसके बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सारे मंत्र कानों में गूंज रहे हैं। बाल राजा सिर्फ महाराष्ट्र देश में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये पवित्र पल गागा भट्ट जी के मंत्र उच्चारों से सिद्ध प्रसिद्ध हो रहे थे। उस पल को याद भी करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गागा भट्ट जी ने कहा, स्वस्ति साम्राज्यम भौज्यम स्वराज्यम वैराज्यम। वो चमकते हुए सोने के कुंड, रुपयों की थाली, रुपयों के सिक्के, तश्तारी और सोने की आरती, सोने के दिए, पंक्तियां। पूरा रायगढ़ सोने से सजा हुआ था। और उपहार तो कितने आए थे। किसी के तश्तरी में मलमल तो किसी के तश्तरी में भरजरी, किसी के पास कमरबंद, पागोटे, शाली, मशरू, मखमल, सखालक, गजनी। और बर्तन सोने के, चांदी के, फूलों के। सचमुच महाराजा प्रभु रामचंद्रम, युधिष्ठिर, उनके परंपराओं को जोड़ने वाला वो उदात्त पल था। उस सिंहासन को जोड़ने वाली ये ग्रंथ थी। हमने उस पल को जिया है। जीवन सफल हो गया। सच कहें तो हमें आज भी आचार्य गागा भट्ट जी के बोल सुनाई देते हैं। कौन से? जब हमारे पिताश्री पहली बार सिंहासन पर विराजमान हो गए थे। उदयोस्तु जगदम्बे, उदयोस्तु, उदयोस्तु। श्रीमन महात्रिपुरा सुंदरी भगवती, अनेक कोटि ब्रह्मांड मंडल, जगदुत बस्त स्थिति निलय लीला विलासनी, श्री 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 तुलजा भवानी उदयोस्तुम, अम्बे उदयोस्तु। हमें सिंहासन पर बैठने का मौका कब मिलेगा? बाल राजा पिताश्री पहले प्रजा के मन के सिंहासन पर विराजमान हुए, फिर बाद में सोने के सिंहासन पर। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, सोने के सिंहासन से ज्यादा प्रजा के हृदय का सिंहासन अधिक महत्वपूर्ण होता है। ऐसा होता है? देवर जी, अगर आपको सिंहासन पर बैठना है तो उसके लिए आपको पहले अपने दादा साहब की गोद से नीचे उतरना होगा। तो फिर हमें नहीं चाहिए वो सिंहासन,
हम हमारे दादा साहब की गोद में बैठना ही पसंद करेंगे। अरे आइए आइए आइए, इधर आइए आइए। राम राम निराजी पंत। राम राम। राम राम मोरो पंत। राम राम। ये कौन है? ये आप ही का किया धरा है और हम भुगत रहे हैं। अब क्या हुआ है और हमने क्या किया है और आप क्या भुगत रहे हैं? अजय, नेताजी राव का शुद्धिकरण करके आपने उन्हें स्वधर्म में लिया, तब से ऐसे लोगों का तांता लगा है हमारे घर के सामने। अरे पर किस लिए? किस लिए? हमें भी धर्म में लीजिए ऐसा कह रहे हैं ये लोग। अरे ये तो अच्छी बात है। हाँ? इसीलिए तो ये जिद करनी पड़ी। अगर वो लोग धर्म में आना चाहते हैं तो आने दीजिए, परंतु अभी तक कोई सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है। सही कहा। इसके अलावा नेताजी राव के शुद्धिकरण के बारे में लोगों के मन में क्या भावना है वो अभी तक हमें पता नहीं चली। इसके लिए कुछ समय रुक जाएं तो अच्छा होगा। हमें भी यही लग रहा है। इसका मतलब महाराज जी का फैसला आपको पसंद नहीं आया है। नहीं नहीं, महाराज जी का फैसला हमें पसंद आया है, पर फिर भी प्रजा में उसका क्या असर हो रहा है उसे भी तो देखना है। सरकार, हमें तो बेहद खुशी हुई है। धर्म में लौटने के लिए तड़प रहे हैं। अजय, मैंने इनको बता दिया, लेकिन कल से ये लोग हमारे दरवाजे पे ही बैठे हुए हैं। इन्हें मंदिर में पूजा करने की जल्दी है। इनकी पत्नियों को दरवाजे पर रंगोली बनानी है। मुझे जजूरी जाकर भंडारा करवाना है और मुझे भी ज्योति बजा के गुलाल उछालना है। अब देख लीजिए, यही सब चल रहा है आजकल। ये तो अच्छा संकेत है। संकेत तो अच्छा ही है। हमें उस बारे में अभी कुछ कहना नहीं है, लेकिन न जाने क्यों मैं इस बात के लिए पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। आज नहीं, पर कभी न कभी होना पड़ेगा। वो क्यों? महाराज जी का हुक्म है। मोरपत जी, आप समझ लीजिए, ये धर्म परिवर्तन का निर्णय हमारे लिए अच्छा है। एक अलग ही बात की शुरुआत हो रही है। हमें स्वीकार है, पर हम राजी नहीं हो रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? जल्दी गागा भट्ट जी आ जाएंगे। हम बात करते हैं उनसे, क्या उचित है क्या अनुचित है ये सब बता देंगे। परंतु हमें यकीन है गागा भट्ट जी महाराज जी के फैसले का स्वागत ही करेंगे। पता चल जाएगा। घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, हम तो अंदाजा ही लगा रहे हैं। जहां तक गागा भट्ट जी को हम जानते हैं, उसके अनुसार ये फैसला गागा भट्ट जी को धर्म में की गई किसी दखल अंदाजी की तरह लगेगी। प्रणाम महारानी जी। पंत, आने की कोई सूचना नहीं दी? कोई खास वजह? ये गंगाधर शास्त्री हैं। ये संस्कृत अच्छे से जानते हैं। इनसे बेहतर कोई है ही नहीं। पर यहाँ क्यों? अजय अपने बाल राजा को कम समय में संस्कृत श्लोक सिखाएंगे। कम समय में? और वो किस लिए? महारानी जी, अजय गागा भट्ट आ रहे हैं। उनके आने के बाद उनके सामने हमारे बाल राजा एक अच्छा सा संस्कृत श्लोक बोल के दिखाएंगे और पूरी सभा को चौंका देंगे और गागा भट्ट के प्रशंसा के पात्र रहेंगे। उनके द्वारा किए गए प्रशंसा की बाल राजा को क्या फायदा होगा? अजी, फायदा पूछेंगी तो बहुत से हैं। इससे बहुत सी चीजें हो जाएंगी। जीवन में कुछ प्राप्त करना हो तो पहले विद्वानों की नजर में आना चाहिए। अच्छा, लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको एक बात आपको याद दिलाता हूँ। राज्याभिषेक के समय इतनी विधियां हुई, लेकिन बाल राजा को उसमें शामिल नहीं किया गया। एक भी विधि बाल राजा पर नहीं हुई। पर तब वो छोटे थे ना? लेकिन वो युवराज थे ना। वो बैठ गए सिंहासन के एक तरफ। क्या उन पर डाला गया सप्त सिंधुओं का जल? क्या उनके हाथों से हुआ होम हवन? नहीं ना। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ होगा तो महाराज देख लेंगे, और अगर ऐसी कुछ कमी लगी तो हम बात कर लेंगे महाराज से। अजीब, वैसा नहीं होता। बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तूफान
10 कोस दूर रहते ही शतुरमुर्ग रेत में अपना सर घुसा के बैठता है, तभी वो बचता है। और बरसात से पहले 1 महीना पहले सोन चिड़िया घोंसला बनाती है, तभी वो बरसात से बचती है। और अगर आप चाहते हैं कि बाल राजा की तलवार विजय प्राप्त करती रहे, तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं। यही लगता है मुझे, है ना? बिल्कुल सही कहा है आपने पंजी। शास्त्र के अभ्यास के बिना बाल राजा की तलवार पराक्रम नहीं कर पाएगी। इसीलिए बाल राजा को संस्कृत सीखना जरूरी है, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, सिखाइए उन्हें संस्कृत श्लोक। कस्तूरी भाग्यदा भव्या देव मर्चंजन प्रिया दानेन त्या सुखम भोगा शांतिरस्तु सदा मम। कहिए। पहले हमें इसका अर्थ बताइए। इस श्लोक का मतलब ऐसा है कि कस्तूरी का दान करने से सुख और शांति दोनों की प्राप्ति होती है। पर कस्तूरी के लिए कस्तूरी मृग को मारना पड़ेगा ना? फिर उनके मरने से हमें सुख कैसे मिलेगा? हाँ, मतलब ये भी सही है। हमें दूसरा श्लोक सिखाइए। दूसरा नहीं, शास्त्री जी जो सिखा रहे हैं वही सीखिए। पर हमें वो श्लोक पसंद नहीं आया। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसके अलावा याद करने में आसान भी है। कस्तूरी भाग्यदा भव्या देव मर्चंजन प्रिया दानेन त्या सुखम भोगा शांतिरस्तु सदा मम। बहुत सुंदर है। बाल राजा, आपकी कीर्ति कस्तूरी की तरह सब जगह फैले, ऐसा श्लोक है ये। और बाल राजा, ये श्लोक सीखिए और शाम होने पर हमें सुनाइए। और हाँ, तब तक शास्त्री जी के आज्ञा का पालन कीजिए। शास्त्री जी, बाल राजा गागा भट्ट जी के सामने खड़े होने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिए। महारानी जी, आप फिक्र मत कीजिए। शाम तक तो बाल राजा जी तोते के जैसे बोलेंगे। पर सिर्फ तोते की तरह याद नहीं करना। बाल राजा, श्लोक बोलिए। कस्तूरी भाग्यदा भव्या। आप जाइए, हम आपके सामने नहीं बोलेंगे। ठीक है। शास्त्री जी। जी। हर हर महादेव। माताश्री चली गई। अच्छा, ठीक है, यहाँ बैठिए। हम फिर से एक बार शुरुआत करते हैं। आप बैठिए, हम जा रहे हैं। हमें ऐसा श्लोक नहीं सीखना। अरे अरे बाल राजा जी, आप ऐसे क्यों जा रहे हैं? सुपारी कितनी डालूं? उतना ही डालिए जितना पता ना चले। वैसे भी आजकल सुपारी का नाम सुनकर ही चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। जी, समय खराब होता है तो ऐसा ही होता है। लीजिए। पंत जी। हाथ का ना सही, लेकिन मन का बीड़ा जरूर रंगना चाहिए। नहीं रंग पाएगा क्योंकि कत्था बालाजी पंत के पास और चूना निराजी पंत के पास, और वो हमें वैसे ही बहुत कम आंकते हैं। मतलब कि स्वराज्य का प्रधानमंत्री हूं मैं, और गागा भट्ट के आने की वजह इन लोगों ने मुझे बताई तक नहीं, और दोनों मुझे बात की भनक लगने तक नहीं दे रहे। महारानी जी ने बालाजी पंत से भी पूछ लिया, लेकिन ये तो चुपचाप। वाह, मतलब आपने महारानी जी को पूछने पर मजबूर कर ही दिया। मुझे लगा अब तो बोलेंगे, लेकिन इन्होंने कहा मुझे नहीं पता। गागा भट्ट जी के आने की 2 वजह हो सकती है। पहले तो धर्म परिवर्तन का जवाब मांगने के लिए, और दूसरा मतलब स्वराज्य का उत्तराधिकारी तय करने के लिए। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। कौन सा काम? पहले राज्याभिषेक के समय गागा भट्ट हमारे पास 2 दिन के लिए रुके थे। तब वो हमारे आदर आतिथ्य से खुश थे। इस बार भी हम उन्हें हमारे यहाँ ही ठहराएंगे। वाह! गाय का घी, दाल, अम्बे मोर या इंद्रायणी चावल हो तो उनकी तो समाधि लग जाती है। इतने खुश होते हैं कि दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई वो भी बताएंगे। तो फिर आने का प्रयोजन तो हंसते हंसते बता देंगे। वाह!
फिर पंत जी अम्बे मोर चावल जल्दी से जल्दी मंगवा लीजिए। जी चावल लाकर साफ करके तैयार रखा है। गागा भट्ट के आने की आहट मिलते ही चढ़वा दूंगा चूल्हे पर। अरे वाह पंत जी, आपने तो पूरी तैयारी कर ली है। फिर मतलब गागा भट्ट जी चावल के दानों से कार्य की शुरुआत करते हैं और आप अम्बे मोर के चावल के दानों से कार्य पूरा करने वाले हैं। यही तो असली मजा है। माताश्री, ये सभी तोरण बनकर तैयार हैं। वाह, अच्छा है। अब इसे दरवाजे पर लगा देंगे। ठीक है। कब तक पहुंच रहे हैं गागा भट्ट जी? सूर्यास्त के पहले आ जाएंगे, ऐसी खबर मिली है। तो ठीक है। और वो रंगोली का क्या हुआ? माताश्री जगह जगह पर रंगोली भी बना दी है। तात्याबाजी से कहकर तोरण बनवा दीजिए। जी माताश्री। आज वो आ जाएंगे, पर कल सुबह वो जगदीश्वर के मंदिर में पूजा करेंगे, इसलिए वो जहाँ रुकने वाले हैं वहाँ बेल पत्रों की व्यवस्था करवा दीजिएगा। वो हम देख लेंगे, आप जाइए। जी माताश्री। कैसा दिखेगा ये पोशाक बाल राजा पर? बहुत अच्छा, खिल के दिखेंगे बाल राजा जी, है ना? फिर बाल राजा को गागा भट्ट जी के सामने यही पोशाक पहना के लाइए। बाल राजा शास्त्री जी के साथ है ना? श्लोक याद कर रहे होंगे। नहीं तो वो तो शंभू राजा के महल में खेल रहे हैं। क्या? जब देखो शंभू राजा के महल में जाते हैं। जाइए, उन्हें अभी यहाँ लेकर आइए। हमें उनकी जुबान से श्लोक सुनना है। अरे जाइए, गागा भट्ट जी किसी भी समय किले पर आ सकते हैं। जल्दी जाइए। जी महारानी। वेदो नारायण आचार्य गागा भट्ट की जय। वेदो नारायण आचार्य गागा भट्ट की जय। रुक जाइए। महाराज जी, हम आपके अभिनंदन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। छत्रपति जी को झुकना उचित नहीं है। आचार्य, आप ज्ञान के तेज में चमक रहे हो। ज्ञान के सामने महाराज, जैसे सूर्य से वही चंद्रम सूरजमय, अर्थात चंद्र की किरणें भी सूरज की ही होती हैं, वैसे ही ये चमक आपको प्राप्त हुई है। ये ज्ञान भी आपकी वजह से है। आपकी वजह से ही धर्म है और आपकी वजह से ही काशी है। आचार्य जी, ये सब आपके आशीर्वाद से। ये आपकी विशेषता है। इसके लिए धरती के बेटे को जिस मस्तिष्क पर सप्त ऋषियों का और सप्त सिंधुओं का अभिषेक हुआ है, वो मस्तिष्क हमारे सामने ही क्यों, किसी के भी सामने झुकना उचित नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की विजय हो। छत्रपति शिवाजी महाराज की विजय हो। छत्रपति जी, ये सबसे बड़ी अनुभूति है। आप ही हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आचार्य जी, आचार्य जी नमस्ते। यशस्वी भव, चिरायु भव। युवराज, आपको यहाँ देखकर हमें बहुत आनंद हो रहा है। छत्रपति जी को देखकर हमारा व्यथित हृदय शांत हो जाता है और श्रीमंत रायगढ़ की मिट्टी जब हमारे माथे पर लगती है, वही हमारी आत्मा को संतुष्टि देती है।
हम इस रायगढ़ को इंद्रलोक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ सिर्फ रंभा और उर्वशी इनका ही नृत्य चलता है। पर यहाँ पर विशाल साहस और पराक्रम दोनों का नृत्य चलता रहता है। हम यहाँ पर खड़े हैं, इस बात का हमें बहुत गर्व है। नमस्कार, नमस्कार गणेश भट्ट जी। सब कुछ ठीक है ना? भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ही रहे। राज्याभिषेक के बाद आज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। हाँ हाँ, वही तो हमारी खुशी की वजह है। पर आज अचानक से कैसे किले पर आना हुआ आचार्य जी का? कोई अभिप्राय है क्या? अभिप्राय? हाँ, मतलब किले के लोग होने के कारण ये हमें पता होना चाहिए। क्या है ना, उस वजह से आगे की तैयारी कर सकते हैं। आचार्य जी ने हमें कुछ बताया तो नहीं, बस इतना कहा कि यहाँ पर कुछ जरूरी काम है। मतलब कोई समारोह या कोई कार्य? नहीं, मतलब क्या खास बात है ऐसी? मालूम नहीं। इसका मतलब सैकड़ों कोस दूर किले पर आचार्य जी आते हैं। इसका मतलब इस बार आपके लिए हमने जगदीश्वर जी के मंदिर के पास का घर सुरक्षित कर दिया है। आप थोड़ा समय आराम कर लीजिए, हम आपको छोड़ने के लिए आते हैं। आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? युवराज जी हैं, हम उनके साथ चले जाएंगे। लेकिन आचार्य महाराज, अब आप शंभू राजा जी पर जिम्मेदारी डालना शुरू कर दीजिए। वो अब बड़े हो गए हैं। उनके शास्त्र और शास्त्रों का प्रभाव हमें हर जगह से सुनाई दे रहा है। ये तो हमारा सौभाग्य है। शंभू राजा ने शास्त्र और शस्त्र दोनों को हासिल कर लिया है। नहीं स्वतेह शैतये वर्धते चंदन द्रुमः, वैसे ही युवराज जी का है। चलिए। पंत, आइए पंत आइए। कैसा आना और कैसा जाना? मुझे लगा सो चुके होंगे। कैसे सो सकते हैं? हमारी आंखों से तो नींद ही गायब हो चुकी है। मेरी भी वही हालत है, नींद ही नहीं आ रही। कैसे आएगी नींद? गागा भट्ट जी ने नींद ही उड़ा दी हमारी। और नहीं तो क्या। मन में बार बार शक उमड़ कर आ रहा है। आपसे बात किए बगैर मन में शांति नहीं आती, इसीलिए आए। हाँ आइए। आचार्य जी, रायगढ़ कैसा लगा? क्या बताए युवराज, जो शिखर महल और जो किला आपने बनाया है, उन्हें देख के विश्वकर्मा जी के हृदय में भी ईर्ष्या जाग उठती है। हम तो ठहरे इंसान। खूब भाया युवराज, मन लुभाया। भोजन कैसा लगा? हमारे काशी की दाल और रोटी तो हमें बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ का जो सुख चावल का है, उसकी सुगंध से जी भर जाता है। इंद्रायणी और अंबे मोर तो स्वाद में परमेश्वर है। हमारी खुशकिस्मती है आचार्य जी। ऐसा लगता है कि शिव सेवक बनकर यहाँ रहें, सब सीखें, मंत्र भूल जाएं, एक और एक ही मंत्र जपे तपे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जी हाँ। इस घोष के सामने हमारी लिखी सिद्धि मीमांसा अलंकार कुछ भी नहीं। सच में युवराज जी, इस एक जय घोष में मरे हुए राष्ट्र को जिंदा करने की ताकत है। आचार्य जी, नेताजी राव पालकर को फिर से हिंदू धर्म में लेने का फैसला आपको पसंद आया? जी हाँ बिल्कुल, वो तो इस रायगढ़ पर घटी हुई एक अभूतपूर्व घटना है।
अगर हम यहाँ रहते तो काशी के 1000 पंडितों को यहाँ बिठा देते, उनसे शुद्धिकरण करने को कहते। इसका मतलब महाराज का निर्णय सही था। मूल रूप से हम भी उसी विचारधारा के हैं। बदलाव होना ही चाहिए, समानता भी होनी चाहिए। शिक्षा, ज्ञान, ये सबको एक समान मिलना चाहिए। वर्ण वर्ण में कोई ऊंच या नीच नहीं, वेदों पर भी सबको अधिकार मिलना चाहिए। आचार्य जी, आपकी इसी बात पर एक श्लोक याद आ रहा है हमें। वर्ण प्रभेदागम पाठ नाट्य वर्णाशय नैव विचारलेशाः अग्नाहिते ऋण ध्वा गलित रैनित्ति क्रियाणामपि तत्वदेव। तत्वदेव, आश्चर्य। हमारा श्लोक आपको अभी तक याद है? उत्तम। रहने दीजिए, धर्म परिवर्तन का फैसला बहुत अच्छा है। आपको और महाराज जी को बधाई। आचार्य जी, इसी फैसले के कारण अपने सभी लोग अपने धर्म में वापस आ गए। इतना ही नहीं, अपने बाजी प्रभु देशपांडे जी, उनके चिरंजीव बिलाजी राव, इन्हें जंजीरा के सिद्धि ने धर्म भ्रष्ट करवाया। उन्हें वाई के ब्रह्म वृंदा ने खुद के प्रयासों से शुद्धिकरण करके वापस धर्म में लाया। वास्तव में तो ये क्रांति है, परंतु बुरा इस बात का लग रहा है कि इन सारी बातों का आनंद हमें उठाने को मिलता ही नहीं। और उसकी वजह है उत्तर देश में सभी हिंदू वासियों पर लगाया ये जजिया कर शंभुराजे। हमारे लोग उत्तर देश में दुखी हैं। इस बात का महाराज को भी बहुत दुख होता है। सिर्फ वो हिंदू हैं इसलिए उन पर कर लगाया जाता है। उनके उठने बैठने पर, त्योहारों, व्रत, इन सब पर बंदी लगा दी जाती है। महाराज को दुख हुआ इसलिए तो उन्होंने औरंगजेब को एक खत लिखा कि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, वो तो सभी आलम, सभी विश्व का है। शायद इस खत से शहंशाह औरंगजेब पर उचित परिणाम होगा। होना ही चाहिए। महाराज जी की इस कोशिश को काशी विश्वेश्वर सफलता देंगी। हर हर गंगे। आचार्य, आप आराम कीजिए, हम आते हैं। अवश्य युवराज जी, दूसरा प्रहर शुरू होने वाला है। ख्याल रखिए। मतलब हमारी शंका सही है, उत्तराधिकारी के तौर पर युवराज की नियुक्ति होगी। ये तो जैसे पत्थर पे लकीर है। मतलब गागा भट्ट जी ये फैसला करने के लिए ही आए हैं? ये तो तकरीबन निश्चित है। और देखा ना आपने क्या कहा उन्होंने? युवराज बड़े हो चुके हैं, उन पर जिम्मेदारी सौंपिए, कहा ना उन्होंने। उन्होंने कहा मतलब आदेश ही दिया है ना महाराज को। दिल की बात बोल दी। और क्या कहा? शस्त्र और शास्त्र में पारंगत है वो। इन शब्दों को आप हल्के में मत लीजिए। काशी के पंडित जी ने एक बात कही थी कि कोई इंसान नाकामयाब तो हो जाता है, नहीं तो उसका उद्धार हो जाता है। काशी के पंडित जी के एक एक शब्द से पूरा ग्रंथ तैयार हो जाता है। बिल्कुल। फिर तो ये गागा भट्ट जी ने कहा है, और गागा भट्ट जी ने जो कहा है वो तो महाराज जी को भी पता चल जाएगा कि क्या करना है। महाराज तो समझ भी चुके होंगे। काशी को उल्टा कर दिया तो शीका ये शब्द भी तैयार हो जाता है। इसलिए इस बात से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है वो देखिए। इससे एक सबक तो मैं सीख चुका। अब हमारी मुश्किलें बढ़ेंगी। सही कहा। हमें कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है। वास्तव में आप गागा भट्ट जी को रहने के लिए बुलाने वाले थे। अगर वो आ जाते तो फिर हम उनसे आराम से बात करते। जैसे दिखाई देता है वैसे होता नहीं है, लेकिन उनके रहने की जगह पहले ही तय हो गई थी। युवराज की ही चाल है वो। हाँ, लेकिन हमारे हाथों से वो मौका चला गया। मौका कैसे चला जाएगा? अजय अन्ना जी दत्तो कहते हैं मुझे। मतलब क्या किया है आपने? कल सुबह गागा भट्ट आ रहे हैं। कल उनका हमारे घर में आदर आतिथ्य होगा। वाह मतलब हमारे हाथ से मौका अभी गया नहीं है। और नहीं तो क्या, कल गागा भट्ट के पैर धोए जाएंगे और उसी के साथ उनके मन में युवराज विरोधी बातों को भर दिया जाएगा। ये तो अच्छा हुआ है। अजय स्वराज्य के सुरनीस और पेशवा, इन दोनों के मुंह से अगर
गागा भट्ट ने कारनामे सुने तो उनके मन से युवराज को उतरने में कितना समय लगने वाला है? किसी के भी मन में जगह बनाने के लिए समय लगता है, लेकिन उतारने के लिए समय नहीं लगता है। और उतरने की शुरुआत हुई तो गागा भट्ट के मन की गंगा में उथल पुथल मच जाएगी। तलहटी में जमी हुई युवराज के प्रेम की रेत ऊपर आ जाएगी। गंगा उफरने लगेगी, अशांत हो जाएगी। उसी समय हम राजा राम राजा की नौका हल्के से गंगा में छोड़ देंगे और चलाते रहेंगे और फिर किनारे लगा देंगे। बिल्कुल। और फिर हम सीना ठोक के बताएंगे कि उत्तराधिकारी के तौर पर राजा राम राजा ही योग्य हैं।